नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 13,23,471 पहुँच गई है। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 4,50,517 पहुँच गई है। अच्छी बात यह है कि 8,41,424 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, परंतु दुख की बात यह है कि 31,112 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम महाराष्ट्र की, जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, वहां पर 3,47,502 नए मामले हो गए हैं और तमिलनाडु जो दूसरे नंबर पर बना हुआ है वहां पर 1,99,749 मामले हो गए हैं। दिल्ली अभी भी तीसरे नंबर पर है जहां 1,28,389 मरीज हो गए हैं, जबकि कर्नाटक में 85,870 मरीज हैं और ये चौथे नंबर पर है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, राहुल का निशाना, कहा कि महामारी की तरह चीन पर भी मेरी चेतावनी अनसुना कर रही है सरकार। और दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर फिर से तंज कसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले तो महामारी को लेकर सचेत करते हुए कही गई मेरी बातों को अनसुना कर दिया और अब वह चीन को लेकर भी ऐसा ही कर रही है। राहुल ने ट्वीट किया कि मैं महामारी और अर्थव्यवस्था के बारे में सचेत करता रहता हूं, लेकिन मेरी चेतावनी को नहीं सुना गया। नतीजन देश को भयानक आपदा का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि मैं चीन के बारे में भी बार बार सचेत कर रहा हूं, लेकिन मेरी अभी भी कोई भी नहीं सुन रहा। राहुल ने कल भी कहा था कि पूरे समय राजनीति में मशगूल रहने की वजह से चीनियों को माकूल जवाब देने का सरकार के पास कोई स्पष्ट नजरिया नहीं है। राहुल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका 100% फोकस अपनी छवि पर है और अपने कब्जे में आ चुकी भारत की सभी संस्थाएं भी इसी काम में व्यस्त हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में राहुल पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ पर वीडियो संवाद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कल कहा था कि मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री प्रतिद्वंदी हैं, मेरी जिम्मेदारी उनसे सवाल पूछने की है और ये मेरा दायित्व है कि मैं प्रश्न पूछते हुए उन पर दबाव डाल सकूं ताकि वो काम कर सकें। राहुल ने यह भी कहा कि भारत में संतुलन बिगड़ रहा है क्योंकि राजनीति में दिन भर पूरे समय भारतीय आपस में ही मुकाबला कर रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कुछ और स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी में है रेलवे, सरकार की हरी झंडी का है इंतजार। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, लेकिन देश के कुछ अहम रूटों पर ही ट्रेन चलाने के लिए यात्रियों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके मद्देनजर सीमित संख्या में कुछ विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा सकता है। भारतीय रेलवे बोर्ड ने इस बाबत एक प्रस्ताव पर विचार करने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास में इसको भेजा भी है। उसकी हरी झंडी के बाद ही विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि औद्योगिक शहरों में कारोबारी गतिविधियां रफ्तार पकड़ने लगी हैं। महामारी संक्रमण से भयभीत जो प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट गए थे, अब उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन विभिन्न राज्यों ने मानसून सीजन में महामारी का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसके मद्देनजर कई राज्यों ने अपने यहाँ ट्रेनों के ठहराव तक की अनुमति देने से मना कर दिया है। ऐसे में पश्चिम बंगाल, झारखंड और गोवा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे बोर्ड ने कुछ अहम रूटों पर ट्रेन चलाने के बारे में विचार विमर्श शुरू कर दिया है, लेकिन इसके लिए उसे राज्यों की सहमति और केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति की दरकार होगी। इस बाबत मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजा गया है, मगर कई राज्यों में महामारी संक्रमण इन दिनों तेजी से बढ़ रहा है, जिसके मद्देनजर ट्रेनों के संचालन को लेकर स्थितियां साफ नहीं हो पा रही। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि आज शाम से शुरू हो जाएगा जम्मू कश्मीर में 60 घंटों का लॉकडाउन। जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने 24 जुलाई से हर शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रखने का फैसला किया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये लॉकडाउन शुक्रवार शाम 6 बजे से शुरू हो गया है और 60 घंटे बाद सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। आपको बता दें कि इस संदर्भ में डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने 19 जुलाई को ही आदेश जारी कर दिया था और अब इस लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने की तैयारियां की जा रही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस लॉकडाउन में न तो किसी को कर्फ्यू पास जारी होंगे और न ही किसी को घर से बाहर जाने की अनुमति होगी। केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही निकल पाएंगे। 60 घंटे का यह लॉकडाउन महामारी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाया जा रहा है,
लिहाजा प्रशासन की कोशिश है कि इस लॉकडाउन में अधिक से अधिक लोगों को घरों के भीतर ही रखा जाए। दोस्तों आपको बता दें कि दवाई की दुकानें, फल सब्जियों की दुकानें, दही दूध की दुकानें, इस लॉकडाउन में किराना की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान अगर कोई एयरपोर्ट या रेलवे से पहुंचता है तो उसकी टिकट ही उसका मूवमेंट पास होगा। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति दी जाएगी। इस लॉकडाउन के दौरान हालांकि गुड्स कैरियर, ऑयल और एलपीजी टैंकर की मूवमेंट पर कोई रोक नहीं होगी। दोस्तों हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस राज्य में रहते हैं, क्या आपके राज्य में भी लॉकडाउन लगा हुआ है? अगर लगा हुआ है तो आप अपने नाम के साथ कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि महामारी रोकथाम के नाम पर 1 लाख रुपए का जुर्माना, नए अध्यादेश से हेमंत सरकार की हो रही है फजीहत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कैबिनेट में आधी अधूरी तैयारियों के साथ अध्यादेश लाना सरकार के लिए भारी पड़ रहा है। आम लोगों के पास ये संदेश ज्यादा प्रचलित हो रहा है कि मास्क नहीं पहनने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। सरकार चाहकर भी इसे नहीं रोक पा रही है और अब जल्द ही इसका संशोधित स्वरूप सभी के सामने होगा। इसमें स्पष्ट तौर पर अंकित होगा कि किस अपराध के लिए कौन सा जुर्माना लगेगा और सजा की मियाद कितनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फजीहत के बाद स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग आपस में एक दूसरे पर फेंकाफेंकी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग तर्क दे रहा है कि मास्क लगाकर चलने का निर्देश आपदा प्रबंधन विभाग ने दिया है, तो आपदा प्रबंधन इससे इनकार कर रहा है। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग इस अध्यादेश के तहत अलग अलग अपराधों में जुर्माने की राशि तय करने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि झारखंड में अध्यादेश पारित होने के बाद इस खबर की चर्चा पूरे देश में हो रही है। लोग जुर्माने की रकम पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष को भी बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। दोस्तों आपको बता दें कि सीनियर नेताओं ने कहा कि अभी अधिकतम जुर्माने की राशि तय हुई है, सभी अपराधों के लिए धीरे धीरे जुर्माना तय होगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन में दिख रहा है पुलिस की सख्ती का असर। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी का संक्रमण बढ़ने के बाद सूबे में लागू लॉकडाउन का असर शहर की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को पुलिस लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए सड़क पर उतरी। शुक्रवार की सुबह सड़कें सुनसान दिखी। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई के कारण बिना किसी कारण के ही शहर में निकलने वाले लोगों को बेरंग वापस अपने घरों को लौटना पड़ा। प्रशासनिक सख्ती के कारण शहर की सड़कों पर लोगों की भीड़ नहीं दिखी। सड़कों पर बेवजह निकलने वाले लोगों को कार्रवाई की चेतावनी देकर लॉकडाउन का पालन करने का अनुरोध किया गया। पुलिस की सख्ती के कारण शहर के बाजार, सड़क और गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ लोग आवश्यक वस्तुओं के अभाव में परेशान दिख रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान गरीब और मजदूर तबके के लोग दिखाई दे रहे थे, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, जिनके सामने भरण पोषण की समस्या फिलहाल उत्पन्न हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि देश में महामारी मरीजों का आंकड़ा 13 लाख के पार, रिकवरी रेट 63.45%। दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी का संकट तेजी से अपने पैर पसार रहा है। रोज हजारों संख्या में देश में महामारी के संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही है। अब देश में महामारी मरीजों का आंकड़ा 13 लाख को पार कर चुका है। वहीं देश में महामारी रिकवरी रेट बढ़कर 63.45% हो गया है। आपको बता दें कि देश में महामारी का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजे अपडेट के मुताबिक देश में महामारी के कारण 13 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 जुलाई सुबह तक देश में 12,87,995 महामारी मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं अब 8,17,209 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज किया जा चुका है। इसके अलावा 30,601 लोग ऐसे हैं जो महामारी के कारण दम तोड़ चुके हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के मुताबिक देश में महामारी मरीजों का रिकवरी रेट अब बढ़कर 63.45% हो चुका है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि देश के लिए अच्छी खबर, महामारी की सबसे सस्ती दवा लॉन्च के लिए तैयार, क्लिनिकल ट्रायल रहा है सफल। दोस्तों आपको बता दें कि देश में बढ़ते महामारी संकट के बीच एक अच्छी खबर आई है। देश में तैयार महामारी की दवा अब लॉन्च के लिए तैयार है। खास बात यह है कि ये भारतीय दवा बेहद ही सस्ती और महामारी से मुकाबले के लिए काफी प्रभावी है। क्लिनिकल ट्रायल में इसके बेहतर परिणाम मिले हैं। हल्के और मध्यम लक्षणों में महामारी के मरीजों में इसका अच्छा रिजल्ट सामने आया है। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के इलाज के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की विकसित की हुई दवा फेविपिराविर को अब लॉन्च के लिए तैयार है। दवा कंपनी सिप्ला इसे लॉन्च करेगी। फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला ने बताया कि इस दवा का क्लिनिकल ट्रायल खत्म हो गया है और लॉन्च की अब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आधिकारिक बयान के मुताबिक मूल रूप से जापान की फूजी फार्मा ने इस एंटीवायरल ड्रग को विकसित किया है। फेविपिराविर के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान अच्छे परिणाम रहे। CSIR ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रसायनों के इस्तेमाल से इस दवा को बनाने की सस्ती प्रक्रिया खोजी और उसे सिप्ला को दे दिया। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि रेलवे को आधुनिक बनाने की तरफ बड़ा कदम, अगस्त में जारी होंगे कई नए प्रोजेक्ट्स।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन रेलवे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन के काम के अलावा अब कई और तरह के भी टेंडर जारी किए जा सकते हैं। इसके लिए बड़े ऑर्डर दिए जा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगले 4 साल में इंडियन रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा होना है। हाल ही में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने ये जानकारी दी थी। अब सूत्रों से जानकारी मिली है कि रेल मंत्रालय जल्द ही बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए रेलवे PSU कंपनियों को बड़े ऑर्डर दे सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक रेल मंत्रालय ने रेलवे PSU के कामकाज के लिए अर्जी मंगवाई है। कुल मिलाकर 6 कैटेगरी के लिए बोलियां मंगाई गई हैं। इनमें इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग, टेलीकॉम, रोड ओवर ब्रिज, रोलिंग स्टॉक से जुड़े काम शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक रेलवे इन PSU को 3000 से 5000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आवंटित करेगा। इस प्रोजेक्ट को 18 से 24 महीनों में पूरा करना होगा। कुल 6 कैटेगरी के लिए अगस्त 2020 में ज्यादातर प्रोजेक्ट्स आवंटित किए जा सकते हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड अधिकारियों के साथ रेलवे के कामों की समीक्षा के दौरान रेल मंत्री ने कहा था कि रेलवे के विकास और आधुनिकीकरण की दिशा में हम काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फिर लौटेगी बहार, सरकार कर सकती है पैकेज का ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के कारण कारोबारी गतिविधियां ठप सी हो गई हैं। बाजार में डिमांड घटने से मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का बुरा हाल है। सरकार इस सेक्टर में तेज ग्रोथ के लिए काम कर रही है। इसके लिए सरकार जल्द ही नया पैकेज लाने की दिशा में भी काम कर रही है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये फौरी मदद बीते दिनों सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के अतिरिक्त होगी। आपको बता दें कि महामारी के प्रकोप से निपटने और अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के मकसद से सरकार ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव तरुण बजाज ने बताया कि देश में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न सेक्टरों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है। महामारी से मिल रही आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार विभिन्न सेक्टरों को वित्तीय पैकेज देने पर विचार करेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि बजाज ने कहा कि महामारी संकट के बाद देश में V आकार की रिकवरी यानी कि तेजी से रिकवरी देखने को मिल सकती है। महामारी के कारण पैदा हुई आर्थिक सुस्ती से उबरने के लिए कृषि पर निर्भरता अब पहले से मुकाबले ज्यादा बढ़ गई है। कृषि क्षेत्र के विकास का असर मैन्युफैक्चरिंग और FMCG सेक्टर पर भी पड़ेगा। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 24 नवंबर तक बढ़ी घरेलू उड़ानों में किराए की सीमा, DGCA ने जारी किए निर्देश। दोस्तों, आपको बता दें कि घरेलू उड़ानों के किराए पर लगाई गई सीमा अब 24 नवंबर तक लागू रहेगी। DGCA ने आज इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। हाल ही में उड्डयन मंत्री ने संकेत दिए थे कि किराए पर लगाई गई सीमा 24 अगस्त के बाद भी जारी रह सकती है। महामारी संकट को देखते हुए उड्डयन कंपनियां किरायों में मनमानी न कर सके, इसीलिए 21 मई को सरकार ने घरेलू उड़ानों की दूरी के हिसाब से किराए तय कर दिए थे। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि एम्स में शुरू हुआ कोवैक्सीन का ट्रायल, 30 साल के पुरुष को दी गई पहली डोज। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेश निर्मित टीके कोवैक्सीन के मनुष्य पर क्लिनिकल ट्रायल का पहला चरण शुक्रवार को यहां पर एम्स में शुरू हो गया। 30 से 40 साल के बीच की उम्र के एक व्यक्ति को पहला इंजेक्शन लगाया गया। एम्स में परीक्षण के लिए पिछले शनिवार से 3500 से अधिक लोग अपना पंजीकरण करा चुके हैं, जिनमें से कम 22 की स्क्रीनिंग चल रही है। ये जानकारी एम्स में सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के प्रोफेसर और मुख्य कार्यकर्ता डॉक्टर संजय राय ने दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि राय ने बताया कि दिल्ली निवासी पहले व्यक्ति की 2 दिन पहले जांच की गई थी और उसके सभी स्वास्थ्य मापदंड सामान्य रेंज में पाए गए। उसे कोई भी अन्य बीमारी नहीं है। इंजेक्शन से 0.5 मिलीलीटर की पहली डोज उसे दोपहर 1:30 बजे के आसपास दी गई। अभी तक कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखाई दिया है। वह 2 घंटे तक देखरेख में है और अगले 7 दिन पर उस पर निगरानी रखी जाएगी। क्लिनिकल परीक्षण में शामिल कुछ और प्रतिभागियों की स्क्रीनिंग रिपोर्ट आने के बाद शनिवार को उन्हें भी टीका लगाया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले चरण में 375 लोगों पर परीक्षण होगा और इनमें से अधिकतम 100 एम्स में होंगे। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है LIC की जीवन शांति पॉलिसी में एक किस्त देकर जिंदगी भर हर महीने पा सकेंगे पेंशन। दोस्तों, आपको बता दें कि देश की सरकारी संस्था LIC समय समय पर अपने ग्राहकों के लिए खास स्कीम लेकर आती रहती है, जिससे कि ग्राहकों को अपने भविष्य की कोई चिंता न रहे। आज हम आपको LIC की एक ऐसी ही पॉलिसी के बारे में बताएंगे जिसमें एक बार पैसा लगाने पर रिटायरमेंट के बाद आपकी हर महीने कमाई होती रहेगी। इस पॉलिसी का नाम है LIC की जीवन शांति स्कीम। इस पॉलिसी को लेते वक्त पॉलिसी धारक के पास पेंशन को लेकर 2 ऑप्शन होते हैं, पहला इमीडिएट और दूसरा डेफर्ड एन्युटी। रिटायरमेंट के समय एक निश्चित राशि प्राप्त करने के लिए यह एक अच्छा तरीका है।
दोनों प्लान की अलग अलग खासियत और फायदे हैं। इमीडिएट का मतलब है कि आप पॉलिसी लेने के तुरंत बाद ही पेंशन लेने लगेंगे। वहीं डेफर्ड एन्युटी का मतलब है कि आप पॉलिसी लेने के कुछ समय यानी कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद पेंशन लेना शुरू करेंगे। इमीडिएट पॉलिसी में आपको 7 तरह के ऑप्शन मिलते हैं, वहीं डेफर्ड में 2 ऑप्शन मिलते हैं। इस पॉलिसी के साथ ग्राहकों को लोन की सुविधा भी मिलती है, साथ ही आप इसे 3 महीने के बाद कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। आपको बता दें कि जीवन शांति प्लान के तहत कम से कम 1.5 लाख रुपए निवेश करना जरूरी होगा। अधिकतम राशि की कोई सीमा तय नहीं की गई है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से एक मुश्त 5 लाख या 10 लाख या इससे ज्यादा भी जमा कर सकते हैं। पॉलिसी लेने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए। वहीं तुरंत पेंशन चाहिए तो अधिकतम उम्र 85 साल होनी चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अब दिव्यांगों को भी मिलेगा अंत्योदय अन्न योजना का लाभ। हर महीने मिलेंगे 35 किलो अनाज। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को भी अब अंत्योदय अन्न योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों को राशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों को गंभीरता से लिया गया है। अब सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है कि दिव्यांगों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत सम्मिलित कर लिया जाए। उन्होंने बताया कि अंत्योदय अन्न योजना से दिव्यांगों को 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति माह मिल सकेगा। अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड और प्राथमिकता वाले परिवार राशन कार्ड के तहत कौन लाभार्थी होंगे, इसकी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2003 में अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार किए जाने के दौरान निर्गत गाइडलाइंस में इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को भी शामिल करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। सभी राज्य सुनिश्चित करें कि कोई भी दिव्यांग इससे वंचित न रहे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, इस सूबे के कर्मचारियों को दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। जाने क्यों और कौन आएगा दायरे में। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में 50 साल की उम्र से अधिक के सरकारी कर्मचारी अगर अपने आप को काम का साबित नहीं कर पाएंगे तो उन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बाबत सभी गाइडलाइन जारी कर दी है और सभी विभागों के प्रधानों को जरूरी एक्शन के लिए कह भी दिया है। कर्मचारी उपयोगी हैं या नहीं, ये जानने के लिए प्रशासनिक अमला कुछ वक्त पर उन सभी के काम की समीक्षा भी करेगा, जिसके लिए एक कमेटी बनाने का निर्णय किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक न्यूनतम 3 महीने पहले सूचना या फिर 3 माह की सैलरी के बराबर की रकम देकर 30 साल की सेवा या फिर 50 वर्ष की उम्र हो जाने पर कर्मचारियों को इस तरह की सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ सकता है। बताया गया है कि कर्मचारियों के काम से जुड़े रिव्यू पर कोर्ट के फैसले को भी संज्ञान में लिया जाएगा। जुलाई से दिसंबर महीने में जिन कर्मियों की आयु 50 साल से अधिक होने वाली हो, उनके केस की समीक्षा कमेटी उसी साल की जून में करेगी। और इसी के साथ बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि दिल्ली में फिर होगी मूसलाधार बारिश। 27 से 29 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट है जारी। दोस्तों आपको बता दें कि मौसमी उतार चढ़ाव के बीच सोमवार से बुधवार तक लगातार 3 दिन राजधानी में फिर से मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 से 29 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में बारिश से एनसीआर भी अछूता नहीं रहेगा। वहीं हल्की बरसात शुक्रवार शाम भी विभिन्न इलाकों में हुई और शनिवार को भी कमोबेश ऐसा ही मौसम बना रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विज्ञानी महेश पलावत का कहना है कि अब मानसून की बारिश तो रविवार से ही होगी। अलबत्ता स्थानीय कारकों से दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में हल्की बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में नमी भरी हवा भी दिल्ली पहुंचेगी। इससे माह के अंत तक झमाझम बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के बादल राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से बंगाल की खाड़ी की ओर जा रहे हैं। इधर झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है। इससे कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम में कई दिनों तक बदलाव दिखने की संभावना बनी रहेगी। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद के अनुसार शुक्रवार को उत्तर पूर्वी जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान बादल गरजने के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि भारत सरकार का कड़ा फैसला, चीनी कंपनियां सरकारी खरीद में नहीं लगा पाएंगी बोली। दोस्तों आपको बता दें कि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की कायराना हरकत के बाद से ही भारत सरकार चीन के खिलाफ कड़े फैसले ले रही है। भारत सरकार ने अब देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जर्नल फाइनेंशियल रूल्स 2017 में संशोधन किया है। इस संशोधन के जरिए सरकार ने सरकारी खरीद में चीनी कंपनियों की एंट्री बैन कर दी है। अब केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी सरकारी खरीद में चीनी कंपनियां बोली नहीं लगा सकेंगी। आपको बता दें कि जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 में संशोधन का असर भारत की सीमा से सटे देशों चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान पर पड़ेगा। इन देशों के बोलीदाता भारत की केंद्र और राज्य सरकार की खरीद में बोली नहीं लगा सकेंगे। सरकार द्वारा देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक खरीद के संदर्भ में एक विस्तृत आदेश जारी कर दिया गया है।
आपको बता दें कि भारत की सीमा से लगते देशों पर सरकारी खरीद में बोली नहीं लगाने का ये नियम पब्लिक सेक्टर के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों, स्वायत्त निकायों और उन सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए लागू होगा जिनमें सरकार या इसके उपक्रमों से वित्तीय सहायता मिलती हो। हालांकि इस नियम में ऐसे देशों को छूट दी गई है जिन्हें भारत विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार यह नियम प्रभावी रूप से चीन और पाकिस्तान पर लागू होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं